नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी, मोशन फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 1, यानी कि स्पर्श में जो गद्यांश है उसके अंदर पहला चैप्टर आता है हमारा बड़े भाई साहब वाला। ठीक है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं ये बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। यहाँ से जो हमने पढ़ लिया उसके बाद में चाहे कैसा भी पेपर बन करके आ जाए, हमें कोई दिक्कत यहाँ के बाद में होने वाली नहीं है। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट करवाए हैं उन पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। आपसे मैंने कहा कि इस पॉइंट को नोट कीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट यहाँ से आ सकता है, ये बात यहाँ से पूछी जा सकती है। तो इस तरह से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ये सारी बातें आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर से बताने वाला हूँ। आज हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगा आज हमारा केवल चैप्टर का सार। चैप्टर आप लोगों को बुक्स से पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर आप अपनी बुक्स से ही रीड करें। यहाँ पर चैप्टर का मैं आपको पूरा का पूरा एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक एक सार यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। संक्षेप में हम उस चैप्टर को यहाँ पर समझेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब इस चैप्टर को मैं आप लोगों को इसका सार में आपको बताऊंगा तो एक भी पॉइंट यहाँ से उस चैप्टर का छूटने वाला नहीं है। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है वो है बड़े भाई साहब। इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। आप यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि राइटर का नाम क्या है और चैप्टर का नाम क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, और ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर तो खास करके इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है। वहां पर चैप्टर का नाम दे देगा, राइटर का नाम उसने दे दिया प्रेमचंद, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, इस तरह से वो 4 ऑप्शन दे देगा। आपको याद होना चाहिए बड़े भाई साहब का जो चैप्टर है, बड़े भाई साहब की जो कहानी है, उसका राइटर जो है, उसका जो लेखक है वो कौन है? वो हमारे प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, प्रेमचंद बहुत बड़े महान राइटर हुए हैं, बहुत बड़े लेखक हुए हैं और इन्होंने उपन्यास भी बहुत अच्छे लिखे हैं। ये मान के चले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेमचंद के कितने उपन्यास हैं, प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे हैं, प्रेमचंद ने कितनी कहानियां लिखी हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर बन सकते हैं। इसलिए आप तैयार हो जाइए, पेन और नोटबुक जरूर साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि जो जो पॉइंट यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं केवल जो है उस चैप्टर का सार रहेगा। सेकंड जो लेक्चर आएगा वो इसी चैप्टर से रहेगा और वहां पर आपको बताया जाएगा उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ हैं, वहां से लिए जाएंगे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और उनके नीचे लिए जाएंगे 5 क्वेश्चन प्रत्येक पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज केवल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे चैप्टर का सार, हमारे चैप्टर का पूरा सार, यानी कि इस सार से, इस चैप्टर के पूरे सारांश से आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर और चैप्टर का नाम है वो है बड़े भाई साहब, यानी कि बड़े भाई साहब चैप्टर का नाम है और इसके जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद। याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इसके जो लेखक हैं उसका नाम है प्रेमचंद, प्रेमचंद्र नहीं है, प्रेमचंद इसके राइटर का नाम है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि वहां पर कंफ्यूज हो जाएं कि यार प्रेमचंद्र है या प्रेमचंद है, तो आप याद रखेंगे प्रेमचंद ही इसके राइटर का नाम है, इसके लेखक का नाम है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए आप लोग अपनी पेन और नोटबुक साथ में लेकर के जरूर बैठें। पेन और नोटबुक इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा। तो अगर आप एक एक पॉइंट को यहाँ पर नोट करते हो तो बाद में आप केवल आपको कॉपी के अंदर से, अपनी नोटबुक के अंदर से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बाद में फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए शॉर्ट नोट्स इसलिए बनवाए जाते हैं कि आप उन्हें लास्ट में जो है एक बार रिवाइज कर सको। तो
तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर की ओर, इस चैप्टर के सारांश की ओर। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। दो भाइयों के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर तजुर्बा क्या होता है, यहाँ पर अनुभव क्या होता है। इस चैप्टर में ये बात हमें समझाई गई है। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट, एक एक सार। सबसे पहले बात आती है इसके जीवन परिचय की, यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद है उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद, यानी कि इनका जो पूरा नाम है वो मुंशी प्रेमचंद के नाम से ये जाने जाते थे, लेकिन इनका मूल नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इन्होंने क्या क्या काम किया है, किसके साथ काम किया है, किसके कहने पर क्या काम किया है, ये सारी बातें आज हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर, इनके जीवन परिचय के अंदर भी हम लोग समझने वाले हैं। बहुत बढ़िया इंसान थे, बहुत जबरदस्त माइंड वाले इंसान थे, लिखने में इतने जबरदस्त थे कि कोई भी इनका सानी नहीं था। कहने का मतलब मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं, यहाँ पर अच्छे से समझ लेना बेटा, क्योंकि इसके बाद में ये मान के चलिए इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आपने यहाँ पर जो जो पॉइंट मैंने नोट करवाए हैं, जो जो बातें मैंने यहाँ पर नोट करवाई, अगर उन्हें अच्छे से ध्यान रख लिया तो। सबसे पहले बात आती है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार थे प्रेमचंद। तो ये पहला क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्रेमचंद थे वो क्या थे। भैया प्रेमचंद सबसे मेन जो थे वो कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि प्रेमचंद को सबसे पहले जो है कहानीकार के रूप में जाना जाता है, यानी कि कहानीकार मुख्य रूप से तो क्या थे, कहानीकार थे। आगे बात आती है प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था, वाराणसी के अंदर हुआ था, जिसको बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि प्रेमचंद का जो जन्म हुआ है वो कहां पर हुआ है, वाराणसी के अंदर हुआ है, जिसको काशी बनारस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ रूप से क्या माने जाते हैं, कहानीकार माने जाते हैं। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, वो हुआ था बनारस में या वाराणसी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में इनका गांव कौन सा था, लमही नामक एक गांव था जहां पर इनका जन्म हुआ था, और कब हुआ था, 1880 में इनका जन्म माना जाता है। तो प्रेमचंद का जो जन्म है वो कब माना जाता है, 1880 ईस्वी में प्रेमचंद के जन्म को माना जाता है। उनकी आरंभिक शिक्षाएं गांव में हुई। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं, जो प्रारंभ में जो शिक्षाएं होती हैं, वो सारी की सारी शिक्षाएं गांव में हुई है। छुटपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। छुटपन में ही, यानी कि जब वो छोटे थे, जब वो बच्चे थे, तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इसलिए घर की जिम्मेदारी असमय ही उनके कंधों पे आ गई थी। असमय का मतलब होता है जिम्मेदारी का समय नहीं आया था, उसके पहले ही घर की जिम्मेदारी का जो भार है उनके ऊपर आ चुका था। वे 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बन गए। 10वीं यानी कि 10th क्लास पास करने के बाद में वो एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बन जाते हैं। नौकरी में रहकर ही उन्होंने क्या किया, बीए पास को किया है। इसके बाद वो शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में नियुक्त हुए। शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में नियुक्त हुए। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है, यहाँ पर हमने सीखा है कि प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ रूप से कहानीकार थे। प्रेमचंद का जन्म जो है बनारस वाराणसी में हुआ था। प्रेमचंद के गांव का नाम लमही था। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षाएं गांव में ही हुई थी। प्रेमचंद के पिता का देहांत तो उनके छुटपन में बचपन में ही हो गया था। प्रेमचंद ने 10वीं पास की और शिक्षक बन गए थे। प्रेमचंद ने बीए पास किया। उसके बाद में शिक्षा विभाग में प्रेमचंद जो है सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में उन्होंने कार्य किया था। तो ये प्रेमचंद का जीवन परिचय जबरदस्त जीवन परिचय भाई, मतलब खतरनाक जीवन परिचय है। इसके अंदर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रेमचंद के बारे में, और भी है। देखो यहाँ पर 1920 में गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के बुलाने पर यह असहयोग आंदोलन में भी गए थे। जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो गांधी जी के यानी कि गांधी जी के द्वारा जो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, मुंशी प्रेमचंद उसमें भी गए थे। उन्होंने साहित्यिक लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प लिया। उनका जो वास्तविक नाम है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है, धनपत राय था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है वो क्या था, धनपत राय था। प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है, प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है, याद रखना, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके कानों में ये बात गूंजे, आपको याद रहे।
विश्वास के साथ पढ़ना है बेटा, विश्वास के साथ, विश्वास रखेगा यहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और विश्वास के साथ जिसने पढ़ा है, हिम्मत के साथ जिसने पढ़ा है, थोड़ी तसल्ली के साथ जिसने पढ़ा है, तसल्ली से जिसने सुना है, वहां से कोई भी दिक्कत उसको होने वाली नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? धनपत राय था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय था। आगे इसके बाद में बात आती है, पहले वे नवाब राय के नाम से, नवाब राय के नाम से उर्दू में क्या करते थे? लिखा करते थे। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय था, लेकिन उर्दू में वो जो लिखते थे वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में किसके नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है। बाद में हिंदी में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखा। बाद में हिंदी में उन्होंने किस नाम से लिखा था? प्रेमचंद के नाम से लिखा। उन्होंने छापाखाना भी खोला और हंस नामक पत्रिका भी उन्होंने निकाली थी, अर्थात हंस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। और 1936 ईस्वी में उनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। तो प्रेमचंद के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में भी हमने देखी है कि प्रेमचंद ने जो है 1920 में गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में प्रेमचंद गए। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि प्रेमचंद किसके आह्वान पर गए? गांधी जी के आह्वान पर गए। किस आंदोलन में गए? वो गए थे असहयोग आंदोलन में। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद हिंदी में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद के नाम से ही लिखते थे हिंदी के अंदर। उसके बाद में प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हुई थी। प्रेमचंद का देहांत कब हुआ था? 1936 में हुआ था। इस तरह से आप जो है जब भी पढ़ेंगे इस तरह से एक एक क्वेश्चन सोचते हुए चलेंगे। तो एक बार मेरे प्रश्नों का आंसर मन में ही देना। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। प्रेमचंद के गांव का नाम क्या था? प्रेमचंद के गांव का नाम लमही नामक गांव था। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रेमचंद ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त करके शिक्षक बन गए थे? 10वीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त करके वो शिक्षक बन गए थे। प्रेमचंद ने सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर शिक्षा विभाग में कार्य किया था। प्रेमचंद किसके आह्वान पर असहयोग आंदोलन में गए थे? प्रेमचंद जो है गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में गए थे, जो 1920 में हुआ था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रेमचंद के द्वारा हिंदी में किस नाम से लिखा गया? प्रेमचंद के नाम से लिखा गया। प्रेमचंद ने उर्दू में किस नाम से लिखा? प्रेमचंद ने उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में क्या आता है। इसके बाद में बात आती है इसकी रचनाएं, यानी कि प्रेमचंद जो महान राइटर हुए हैं उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। याद रखने वाली बात यही है कि प्रेमचंद के द्वारा 350 तो कहानियां लिखी गई है। प्रेमचंद ने कितनी कहानियां लिखी है? 350 कहानियां प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में 11 उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेमचंद के द्वारा कितनी कहानियां लिखी, टोटल कितनी कहानियां लिखी है? तो 350 कहानियां प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। प्रेमचंद के द्वारा कितने उपन्यास लिखे गए हैं? तो प्रेमचंद के द्वारा 11 उपन्यास लिखे गए थे, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में है उनके कहानियां जो है मानसरोवर नामक एक इन्होंने संकलन किया था। मानसरोवर नाम से कहानियों का संकलन किया था, जिसके कितने भाग थे बच्चों? जिसके 8 भाग थे। एक भाग में अलग कहानियां, दूसरे भाग में अलग, तीसरे में अलग, चौथे में अलग, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, इस तरह से इन्होंने अलग अलग भाग जो मानसरोवर के किए हैं उनमें अलग अलग कहानियां इन्होंने रखी थी। बाद में बात आती है इनके जो उपन्यास हैं, इनके जो उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम है, सेवा सदन है, इसके बाद में गोदान है, करबला और प्रेम की वेदी। ये प्रेम की वेदी जो है इनके क्या है? 2 नाटक हैं। उनके द्वारा लिखित निबंध भी हैं। कुछ विचार और विविध प्रसंग, ये कुछ विचार और विविध प्रसंग जो है इनके निबंध हैं। इस तरह से इनके 2 निबंध थे, इस तरह से इनके 2 नाटक थे और 11 उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं और 350 कहानियां इनके द्वारा लिखी गई थी। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा कि प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद की जो साहित्यिक विशेषताएं रही हैं वो क्या क्या रही है, यहाँ पर देखने वाली बात है। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय था राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार।
मुंशी प्रेमचंद ने जो अपने साहित्य में सबसे ज्यादा लिखा, मुंशी प्रेमचंद ने जो अपने साहित्य में सबसे ज्यादा लिखा था वो था, यहाँ पर याद रखिएगा, राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार के बारे में मुंशी प्रेमचंद ने सबसे ज्यादा लिखा है। लोगों को जागृत किया है मुंशी प्रेमचंद ने, लोगों के समाज सुधार के बारे में इन्होंने बहुत कुछ काम किया है और अपनी रचनाओं में इन्होंने उसे उतारा है, अपने कार्य में इन्होंने उसे उतारा है कि भैया आप मेरे द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ करके अपने जीवन को संवार लीजिए, ऐसा इन्होंने कहा है। देशभक्ति के प्रबल स्वर इनके उसमें थे। किसके अंदर थे? सोजे वतन, एक कहानी संग्रह था इनका, क्या नाम था? सोजे वतन। याद रखना भैया, सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। सोजे वतन को जब्त करने के पीछे एक ही रीजन था कि इनके द्वारा जो सोजे वतन लिखा गया था उसमें देशभक्ति को कूट कूट करके इन्होंने भर दिया था। तो अंग्रेज सरकार को लगा कि यार इनके द्वारा जो ये बातें लिखी गई है, अगर इसे हिंदुस्तानी पढ़ेंगे तो उनमें जोश और उमंग पैदा हो जाएगी, उत्साह पैदा हो जाएगा। और वहाँ से इसके बाद में उन्होंने जो है, अंग्रेज सरकार ने ये सारी की सारी बातें सोच करके जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो सोजे वतन लिखा था उसे क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। तो अंग्रेज सरकार ने सोजे वतन को जब्त कर लिया। उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद ने दीनहीन किसानों के बारे में, ग्रामीणों के बारे में, शोषितों के बारे में, दलित व्यवस्था का मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। यानी कि सबसे मुख्य बात यह है कि इन्होंने जो है दीनहीन गरीब लोग, जो किसान लोग थे, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा था इन्होंने, बहुत कुछ इन्होंने समझाया है। मतलब ये मान के चले कि सब कुछ इन्होंने समर्पित कर दिया, अपने जीवन की एक एक बात इन्होंने समर्पित कर दी थी। किसके प्रति? दलित के प्रति, किसानों के प्रति। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने जो है मार्मिक चित्रण किया है। उनकी है कफन, पुष की रात, गोदान। गोदान तो बहुत फेमस उपन्यास माना जाता है। आदि रचनाएं इनके जो है, इन्होंने शोषण के विरुद्ध जो आवाज उठाई थी, आदि रचनाएं जो है इसके लिए लिखी गई है। इन्होंने इन लोगों को जो शोषण हो रहा था, अंग्रेज सरकार के द्वारा इनका जो शोषण किया जा रहा था, उसके बारे में इनके अंदर उन्होंने बहुत कुछ समाहित किया है। लोगों की आंखें खोल दी थी इन्होंने, लोगों को समझा दिया था इन्होंने कि भैया जागो, उठो, अरे क्यों अपना शोषण करवा रहे हो, आप कर सकते हो, आप इस काम को कर सकते हो, आप इनका सामना कर सकते हो। ये सारे की सारी बातें इन्होंने देशभक्तिपूर्ण वहां पर लिखी। और एक सोजे वतन जो इन्होंने कहानी संग्रह लिखा, उसको तो अंग्रेज सरकार ने जब्त ही कर लिया था। आप सोचिए, जबरदस्त बात इन्होंने उसमें लिखी थी। इसके बाद में है बुराइयां, जो दहेज प्रथा है उसके बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया कि दहेज गलत है, लेना, दहेज नहीं लेना चाहिए। अनमेल विवाह जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। नशाखोरी जो लोग करते हैं ये भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद में है शोषण जो लोगों का हो रहा है, गलत है। बहु विवाह, बहुत सारे विवाह कर लेते हैं लोग, ये भी नहीं होना चाहिए। छुआछूत भी नहीं होनी चाहिए। ऊंच नीच की भावना लोगों के प्रति होती है, ये भी नहीं रखनी चाहिए। तो सारी बातें इन्होंने जो है ना, मतलब ये इनके लिए बहुत खिलाफ वाली बातें थी। ये कार्य जो इन्होंने किया है ना, बहुत ज़बरदस्त काम किया था इन्होंने, बहुत खतरनाक काम किया है इसके प्रति। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें, आगे है इनमें भाषा शैली इनकी कैसी रही है। भाषा शैली के बाद में देखो, मुंशी प्रेमचंद अपनी सरल मुहावरेदार भाषा के एक धनी थे। मुंशी प्रेमचंद को जो है ना, सरल और मुहावरेदार भाषा के प्रति इनको बहुत कुछ जाना जाता था। यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने सबसे मुख्य बात जो इनकी रही है अपनी भाषा में, उसको जो समाहित किया है इन्होंने अपनी भाषा में जो इन्होंने सम्मिलित किया है वो थी मुहावरेदार भाषा। बहुत लच्छेदार भाषा इन्होंने उसमें रखी है कि मतलब एक बात को मतलब कितनी अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, ताकि पढ़ने वाला जो पाठक है वो बंधा रहे, चाहे कितनी भी बड़ी स्टोरी हो क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर जो पाठक है उसे छोड़ नहीं सकता। इस तरह की इन्होंने मुहावरेदार और सरल भाषा का प्रयोग अपनी कहानियों में इनके द्वारा किया गया था, इनकी रचनाओं में इन्होंने किया था। ये बहुत विख्यात है, इस मामले में बहुत विख्यात है। उन्होंने लोकसभा का साहित्यिक भाषा बनाया। उनकी भाषा आम जनता के बहुत निकट है। वे अपने पात्र का वातावरण और मनोदशा के अनुसार शब्दों का चुनाव करते थे। इनके जो पात्र होते थे, उनकी जो मनोदशाएं इनको जो लेनी होती थी, उसके आधार पर ही यह शब्दों का चुनाव किया करते थे, शब्दों के माध्यम से बताया करते थे। उसके बाद में है व्यक्ति जिस वातावरण में अपने पद और स्थान के अनुसार
पद और स्थान के अनुसार जिस परिस्थिति में भाषा बोलता है उसी व्याकरण के नियमों को ढालकर इन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया है। यानी कि जैसा कार्य है, जैसा पात्र है, जैसा वहां पर कैरेक्टर है, उसी तरह की लैंग्वेज को इन्होंने लिया और उस तरह की लैंग्वेज को लेकर के इन्होंने वैसा ही लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम इनको करना था, लोगों को जिस कार्य के लिए जगाना था, जिस कार्य के लिए इनको लिखा गया, जिस कार्य के लिए उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है, वो कार्य इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुंशी प्रेमचंद थे वो किसी से डरे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने जो लिखना था वो लिखा, अंग्रेज सरकार को जो जब्त करना था अंग्रेज सरकार ने जब्त किया, लेकिन इनके द्वारा कभी भी अपने पैरों को पीछे नहीं खींचा गया। इसलिए कहा गया है मुंशी प्रेमचंद हमेशा आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, कभी भी पीछे मुड़ करके मुंशी प्रेमचंद ने नहीं देखा। गांधी जी के आह्वान पर कूद गए असहयोग आंदोलन में, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने कभी भी अपने पैरों को पीछे नहीं हटाया। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा 11 उपन्यास लिखे गए। एक एक उपन्यास अगर आपने पढ़ लिया, एक एक उपन्यास के बारे में थोड़ा बहुत भी जान लिया, आंखें खुल जाएगी आपकी। जबरदस्त लिखा है। गोदान नाम तो आपने बहुत सुना होगा ना, बहुत जबरदस्त है गोदान, बहुत जबरदस्त है उपन्यास माना गया है। यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में हमें बहुत कुछ सीखना है। इतनी सारी चीजें इन्होंने बताई। अनमेल विवाह, इनके अनमेल विवाह, जो छुआछूत, जो भेदभाव, ऊंच नीच की जो भावना होती है, शोषण जो होता है, इसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किए हैं, इसके ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ये सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी है और देखी है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे आता है पाठ का सार। अब यहाँ से जो है पाठ का सार हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और पाठ के सार में जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट यहाँ पर समझाता हुआ चलूँगा। पाठ का जो सार है वो यहाँ से, जो मैंने आप लोगों को पाठ का जो सारांश बताया है, पाठ अगर नहीं भी पढ़ाना आपने तो भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी सजेशन आपको करूंगा, आप अपने इस चैप्टर को बुक्स से एक बार ज़रूर रीड करें। एक बार बुक से रीड करने के बाद में यहाँ पर जब आप देखोगे उसके बाद में एक भी पॉइंट यहाँ से छूटने वाला नहीं होगा। इसलिए ये ध्यान रखें, रीड करने के बाद में एक भी पॉइंट आप यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। ये बड़े भाई साहब हैं और छोटे भाई को यहाँ पर समझाते हैं, अनुभव का ज्ञान यहाँ पर वो देते हैं। बड़े भाई साहब किसी भी तरह से हो, चाहे वो कितने भी दर्जे आगे हो, चाहे दर्जे आगे भी नहीं रहे, लेकिन अनुभव तो जो बड़े भाई में था वो यहाँ पर दिखाया गया है। छोटे भाई को जो डांटने और फटकारने वाली बात है वो यहाँ पर इन्होंने करी है। सबसे मेन जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार इससे पूछा जाता है कि बड़े भाई साहब जो स्टोरी है, बड़े भाई साहब जो कहानी है वो कैसी कहानी है? वो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, अमनोवैज्ञानिक नहीं है भैया, याद रख लेना। वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि ये मनोवैज्ञानिक कहानी है या अमनोवैज्ञानिक कहानी है, तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए कि जो बड़े भाई साहब की जो स्टोरी है, बड़े भाई साहब की जो कहानी है, वो एक मनोवैज्ञानिक कहानी के रूप में गिनी जाती है, मनोवैज्ञानिक कहानी के रूप में मानी जाती है। इसके बाद में इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने की चाह परेशान करती हैं, ये यहाँ पर समझाया गया है। उसमें बड़े होने के योग्य गुण चाहे बिल्कुल नहीं हो, फिर भी वह किस प्रकार बड़प्पन के रास्ते निकाल लेता है। कहानी का सार यहाँ पर पूरा का पूरा बताया गया है, एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको समझाया गया है। देखिए आगे बात हम लोग जो कर रहे हैं वो है बड़े भाई साहब का परिचय। अब बड़े भाई साहब का थोड़ा बहुत परिचय तो देना बनता है ना भाई, ठीक है। यहाँ पर प्रेमचंद छोटा भाई है, जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो एक छोटे भाई के रूप में हैं, बड़े भाई साहब यहाँ कोई और हैं, ठीक है। देखिए बड़े भाई साहब का परिचय हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते हैं। लेखक का बड़ा भाई 14 वर्ष का था, याद रखिएगा। लेखक का जो बड़ा भाई उसकी उम्र कितनी थी? 14 वर्ष की थी, और लेखक जो है कितने वर्ष के थे? 9 वर्ष के थे। कितने वर्ष का अंतराल हुआ? टोटल मिलाकर के 5 वर्ष का इनके बीच में क्या हुआ है? अंतराल हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कितने वर्ष का अंतराल है? 5 वर्ष का अंतराल है, ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे इसलिए वह अब लेखक से केवल 3 दर्जे आगे, वह पढ़ाई में चाहे कैसा भी हो, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक डांट डपट करना और उस पर निगरानी रखना अपना धर्म समझता था। देखो पढ़ाई में बड़ा भाई कैसा भी है,
लेकिन वो अपने छोटे भाई पर पूर्ण अधिकार रखता था कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य से कभी भी नहीं डिगूंगा, यानी कि अपने भाई को कभी मैं बिगड़ने नहीं दूंगा, ऐसा वो मानते थे। उसका बड़ा भाई अक्सर किताब खोले बैठा रहता था, परंतु उसका दिमाग कहीं और होता था। ऐसा कहा जाता है कि जो बड़ा भाई था उसका दिमाग कहीं और होता था। वो अपनी कापियों और किताबों पर चिड़ियों और कुत्तों के ही तस्वीरें बनाते थे, सारे के सारे। पढ़ने में उनका मन नहीं था। इसके बाद में वो एक ही नाम को कई बार लिख देते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब मन उनका नहीं लगता था, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है। इसके बाद में इन बेतुकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता था। लेखक बड़े भाई साहब से इनका अर्थ पूछने की हिम्मत भी नहीं रखता था। यानी कि बड़े भाई साहब जो थे वो ये मानते थे कि भैया तू दर्जे में कितना भी आगे चला जा या मेरे बराबर आ जा, तो भी मेरे से अनुभव के मामले में तू पीछे ही रहेगा, ऐसा यहाँ पर माना गया है। चलिए देखते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि बड़े भाई साहब की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष की थी। छोटे भाई जो लेखक थे उनकी उम्र कितनी थी? 9 वर्ष की थी। दोनों भाइयों में कितना अंतराल था? कितने वर्ष का अंतराल था? 5 वर्ष का अंतराल था। ठीक है। इसके बाद में बात आ जाती है कि इसलिए वह अब लेखक से केवल 3 दर्जे आगे थे, यानी कि बड़े भाई साहब 2 बार फेल हो गए, तो लेखक से वो कितने दर्जे आगे थे? केवल 3 दर्जे आगे थे। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में बात आती है कि बड़े भाई साहब का मन नहीं लगता था, किसमें? पढ़ने में। बड़े भाई साहब अपनी कॉपियों में क्या बनाते थे? चिड़िया कुत्तों के या एक ही नाम को बार बार, एक ही शब्द को बार बार वो लिखा करते थे। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है। बाकी इस पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनेगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बड़े भाई की नसीहतें, यानी कि बड़े भाई जो है वो छोटे भाई को किस तरह की बातें समझाना चाहते हैं, वो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए लेखक का मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता था। किसका मन नहीं लगता था? लेखक का मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता था। क्वेश्चन पूछा जाए लेखक का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, किसका मन नहीं लगता था? लेखक का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इसलिए वह मौका पाते ही हॉस्टल से निकल करके मैदान में चला जाता था और खूब खेलता था। कभी दोस्तों से गप्पे, कभी झूलने का मजा, परंतु कमरे में पहुंचते ही बड़े भाई साहब पूछते थे कहाँ थे? बड़े भाई साहब का यही सबसे भयंकर वाक्य था, कहाँ थे? इस वाक्य को सुनते ही लेखक के प्राण सूख जाया करते थे। प्राण सूखने का मतलब एक मुहावरा है, प्राण सूख जाना अर्थात घबरा जाना। ठीक है। उनका रुद्र रूप देख करके लेखक कांप जाया करते थे, लेखक कंपकपी छूट जाती थी लेखक को। उसके बाद में वह मौन धारण कर लेता था। कौन? राइटर जो लेखक हैं वो मौन धारण कर लेते थे। इस पर बड़ा भाई स्नेह और रोष भरा उपदेश दिया करता था। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी का खेल नहीं है, मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ तब जाकर के वो विद्या मेरे में आती है। ये सारी की सारी बातें जो है कौन कहता है? बड़ा भाई कहता है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं पाते, मुझे देखो मैं कोई खेल तमाशा नहीं देखता, फिर भी एक क्लास में 2-3 साल मुझे लग जाते हैं, ऐसा बड़ा भाई यहाँ पर कहता है। एक क्लास में 2-3 साल मुझे लग जाते हैं, मुझे देखो मैं कोई खेल तमाशा नहीं देखता, मैं कोई खेल तमाशा देखने नहीं जाता हूँ, फिर भी क्या है? फिर भी वो कहता है फिर भी एक क्लास में मुझे कितने साल लग जाते हैं? 2 से 3 साल लग जाते हैं। यूँ खेलते रहे तो उम्र बीत जाएगी, इससे तो अच्छा है कि घर चले जाओ। और दादा यहाँ पर जो है पिता के लिए आया है। दादा जो शब्द है वो पिता के लिए आया है। पिता की मेहनत पर पानी मत फेरो भैया, पिता की कमाई यूं ही बर्बाद मत करो, ऐसा कहता है बड़ा भाई किससे? छोटे भाई से। तो बहुत अच्छा पैराग्राफ है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लेखक का मन किस में नहीं लगता था? लेखक का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। लेखक का मन किस में लगता था? लेखक का मन हमेशा खेलने में लगा रहता था। लेखक जो है बड़े भाई से क्यों डरता था? लेखक बड़े भाई से कोई भी क्वेश्चन पूछने में डरता था, अर्थात लेखक से उसे हमेशा डर लगा, बड़े भाई साहब से उसे लेखक को हमेशा डर लगा रहता था। बड़े भाई साहब सबसे जो मुख्य वाक्य है, लेखक आता था तो बड़े भाई साहब सबसे मुख्य वाक्य क्या सेंटेंस उनसे कहते थे कि कहाँ
थे। इस क्रोध भरे वाक्य को सुनकर के लेखक के प्राण क्या हो जाते थे, सूख जाया करते थे। जो यहाँ पर जो बड़े भाई साहब है वो हमेशा अपनी नसीहतें देते थे कि एक ही दर्जे में मुझे 2 से 3 साल लग जाते हैं पास होने में, और तुम इस तरह से पढ़ोगे तो पता नहीं तुम्हारी ज़िंदगी एक ही क्लास को पास करने में लग जाएगी। ऐसा यहाँ पर कौन कहता है, बड़े भाई साहब के द्वारा ऐसा यहाँ पर कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है लेखक का टाइम टेबल बनाना। अरे टाइम टेबल देखो आप भी बनाते हो, आपके द्वारा भी टाइम टेबल बनाया जाता है, लेकिन वो जो टाइम टेबल होता है ना बेटा, वो एक दिन के लिए ही सही चलता है। वो भी कोई ना कोई अगर आपको मोटिवेट कर दे, कोई ना कोई आपको अच्छे से उत्साहित कर दे, प्रोत्साहित कर दे, तब एक दिन के लिए तो आप जबरदस्त पढ़ाई करते हो, खतरनाक पढ़ाई करते हो, और दूसरे दिन वापस से उसमें से कटने लग जाते हैं। अरे यार ये तो बहुत भयंकर है यार, इसको हटा दो, मैं तो यहाँ पर गेम का तो रखूंगा ऐसे ही, अरे यार मैं तो यहाँ पर दोस्त के पास जाऊंगा ऐसे ही। ये सारी चीज़ें वहाँ पर जुड़ने लग जाती हैं और पढ़ने वाली बात वहाँ से कटने शुरू हो जाती है। लेकिन जो राइटर के द्वारा जो टाइम टेबल यहाँ पर बनाना वाला जो काम यहाँ पर किया गया है, देखो भाई साहब जो है ना, बड़े भाई साहब की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जो भाई साहब की कड़ी बातें सुनकर के लेखक खूब रोता है बेचारा, राइटर परेशान हो जाता है। बड़े भाई साहब ने बहुत ही भयंकर बातें कही और वो बातें उसके मन में चुभ गई और वो राइटर बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। उसके बाद में भाई ऐसी ऐसी चुभती बातें कहता कि लेखक का कलेजा ही कांप जाता था, लेखक का कलेजा कांप जाता था, वो भयंकर दुखी हो जाता था। ऐसा कहा गया है वो निराश हो जाता था, परंतु कुछ देर बाद फिर हिम्मत लौट आती थी। वो निराश हो जाता था लेकिन कुछ देर बाद हिम्मत वापस से उसमें आ जाती थी और पढ़ाई में जी लगाने का वो इरादा कर बैठता था। वह नए सिरे से टाइम टेबल बनाता था, नए सिरे से वापस से टाइम टेबल बनाता, रोज दिनचर्या बना लेता था, रोज की रोज दिनचर्या वो बनाता था। उसमें खेलने का समय बिल्कुल भी वो नहीं रखता था। बड़े भाई साहब के डर से खेलने का समय उसके टाइम टेबल में होता ही नहीं था, इतना डर था बड़े भाई साहब का, वो रखता ही नहीं था उसके अंदर। उसके बाद में पहले ही दिन उसने टाइम टेबल की अनदेखी शुरू कर दी थी, यानी कि जब टाइम टेबल के अंदर जब खेलने का समय नहीं रहा तो वो क्या करता है, अनदेखी शुरू कर देता है, यार उससे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद में मैदान की खुली हवा उसे याद आती है, उस टाइम टेबल के अनुसार फुटबॉल की बातें याद आती है, वॉलीबॉल को देखते ही वह फिर से मैदान की तरफ दौड़ जाता है। यानी कि अब टाइम टेबल की वापस से क्या हो गई, धज्जियां उड़ना शुरू हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसे फिर से भाई साहब की नसीहतें फिर याद आ जाती है, परिणाम स्वरूप भाई साहब की नसीहतें फिर याद आ जाती हैं, झिड़कियां सुननी पड़ती हैं भाई साहब की। उसके लिए भाई साहब का सामना उसे नंगी तलवार जैसा प्रतीत होता है। भैया आज तो काटे जाएंगे, आज तो मर गए, आज तो मतलब भयंकर। परंतु वह क्या करें, उसे खेलों का तिरस्कार करना आता ही नहीं था, वो खेल छोड़ ही नहीं सकता था उसके जीवन से। कैसा भी टाइम टेबल बना ले लेकिन खेल तो उसके जीवन में उतर चुका था, खेल के बिना उसका जीवन उसे अधूरा लगता था, ऐसा माना जाता है। चाहे बड़े भाई साहब कुछ भी कर ले, कैसी भी नसीहतें दे दे, लेकिन छोटा भाई जो मुंशी प्रेमचंद थे वो कभी भी अपने खेल को अपने टाइम टेबल से हटा नहीं सकते थे। उन्होंने कितनी बार टाइम टेबल बनाया, खेल को भी उन्होंने उसमें नहीं डाला, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम टेबल का फॉलो नहीं किया और उसके बाद में वापस वही उसी ढर्रे पर वो आ जाते हैं। लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत बुद्धिमान थे। बड़े भाई साहब को एक क्लास में 2 से 3 साल लग जाते थे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद एक क्लास में 1 साल के अंदर ये पास और पहले स्थान पर हमेशा रहते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट आता है भाई साहब का फिर से फेल हो जाना। अरे वाह, यहाँ पर देखो भाई साहब फिर से क्या हो गए, फेल हो गए। खतरनाक काम है भाई साहब का, बार बार फेल होना, बार बार पास होने का तो काम ही नहीं है। 2 से 3 साल तो एक क्लास में उनको लगना ही लगना है। ऐसा ही है भैया भाई साहब का खेल। देखो भाई साहब का फेल होना, वार्षिक परीक्षा होती है, अब फेल पास तो वार्षिक परीक्षा पर ही होगा ना भैया। वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फिर से क्या हो गए, अरे भाई साहब वापस फिर से फेल हो जाते हैं। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आता है, भाई साहब फेल हो जाते हैं और राइटर वापस से अपनी वो जो क्लास में पढ़ता था उसमें वो पहले स्थान पर वापस से आ जाता है। इसके बाद में फिर देखो लेखक के मन में आया कि बड़े भाई को अब क्या कर दिया जाए, खूब सुनाया जाए। लेखक सोचने लगा कि अब तो मैं बड़े भाई को खूब सुनाऊंगा। पूछे कि तुमने पढ़ लिख करके क्या कमा लिया, परंतु मुंह में शब्द नहीं निकले।
बड़े भाई साहब के सामने कोई मुंह खुल नहीं पाया। हाँ, अब वो बड़े अधिकार से खेलने जाने लग गया था। ये जरूर थोड़ा सा हो गया था कि वो थोड़ा सा अधिकार अपना समझने लग गया था और जो है ना वो खेलने के लिए अब बिना डांटे फटकारे और चला जाता था। बड़े भाई साहब लेखक की निडरता भांप गए थे। बड़े भाई साहब को लग गया था, करे यार मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, बिना पूछे जा रहा है, मतलब ये निडर हो गया है, डर नहीं रहा है, ऐसा वो भांप गए थे। आखिर एक दिन उसने संयम का बांध टूट ही गया और एक दिन जो है बड़े भाई साहब के संयम का बांध टूट जाता है। और देखो, लेखक सुबह से दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के लिए आता है। लेखक सुबह से दोपहर में आया भाई, देखो इतना भयंकर खेलने का उसको शौक था, जबरदस्त। आता है तो बड़े भाई ने उसे आड़े हाथों लिया और उसने कहा, देख रहा हूँ इस साल कक्षा में प्रथम आ गए, तुम्हें घमंड हो गया है। मैं देख रहा हूँ कि तुम कक्षा में पहले स्थान पर आ गए हो, तो तुम्हें क्या हो चुका है, घमंड हो चुका है। परंतु रावण का भी घमंड नहीं रहा भैया, परंतु रावण का घमंड भी नहीं टिका है। जब रावण का घमंड ही नहीं टिका तो तुम अपने पहले स्थान पर आने के बाद में तुम्हें इतना घमंड आ गया, तुम्हारा घमंड थोड़ी टिक जाएगा। तुम कौन से क्या तुमने तीर मार लिया, ऐसा वो कहते हैं। कौन? बड़े भाई साहब छोटे भाई अथा राइटर से। जानते हो रावण चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा का मतलब होता है पूरी धरती पर राज करने वाला राजा था। आज के अंग्रेज भी चक्रवर्ती नहीं है। अंग्रेजों ने भी खूब लोगों को प्रतंत्र में रखा, लेकिन अंग्रेज भी चक्रवर्ती नहीं बन पाए। रावण को सभी राजा कर दिया करते थे, रावण को सभी राजा जो है ना टैक्स दिया करते थे, कर दिया करते थे, मगर फिर भी उसका जो घमंड है टूटा। और शैतान हो या साहे रूम हो, सबका अहंकार क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तुमने एक दर्जा क्या पास कर लिया, तुम्हें तो क्या हो गया भैया, तुमने एक दर्जा क्या पास कर लिया, तुम्हें तो घमंड हो गया। ये पास होना क्या है, अंधे के हार बटेर लगना। ये एक मुहावरा है जो आपसे पूछा जा सकता है कि पास होना ये क्या है, अंधे के हाथ बटेर लगने वाली बात है। यानी कि बिना मेहनत के आपको जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं थी वो वस्तु आपको मिल गई, इसका मतलब आपके अंधे के हाथ बटेर लग गया। परंतु ये बटेर बार बार हाथ नहीं लगेगी। परंतु तो जो तुम सोच रहे हो ना कि बिना मेहनत किए मैं पास हो जाऊंगा, बिना कुछ किए ही मैं पास हो जाऊंगा, बिना कुछ किए ही मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऐसी नसीहतें हैं, यानी कि ऐसी बातें हैं, ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसा ज्ञान है, ऐसा अनुभव है, ये कौन दे रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर बड़े भाई साहब किसको दे रहे हैं? अपने छोटे भाई ये राइटर को ऐसा बोलते हैं। इसके बाद में सारी बातें बताने के बाद में ये सबसे मेन है, इसके अंदर जो ये बताया गया है अंधे के हाथ बटेर लगना, ये बहुत ज़बरदस्त मुहावरा है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या होता है। यानी कि जिस वस्तु की हमने मेहनत नहीं करी, बिना मेहनत के वो वस्तु हमें मिल गई है। ये घमंड वाली बात पूरे पैराग्राफ में करी है कि वो वहाँ पर बताते हैं, जो बड़े भाई साहब हैं वो छोटे भाई के बारे में यही कहते हैं कि तुम्हें घमंड आ गया, रावण का भी घमंड नहीं टिका था, तुम क्या हो भैया, इसलिए घमंड तुम्हें नहीं करना चाहिए। एक बार तुम पहले दर्जे में पहली बार में ही प्रथम स्थान पर अगर आ गए हो तो ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि दूसरी बार भी ऐसा ही हो जाए, ऐसा घमंड तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें जो है कौन कहता है? यहाँ पर बड़े भाई साहब जो है अपने छोटे भाई से ऐसी बातें यहाँ पर कहते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है जबरदस्त पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ से अंदर से एक न एक क्वेश्चन यहाँ पर जरूर बन जाता है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर रिवाइज करोगे ना, सुनोगे, रिवाइज करोगे, देखोगे, सुनोगे, रिवाइज करोगे, तो फिर आपको ये सारी बातें याद हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को करना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला है पाठ्यक्रम की मुश्किलें गिनाना। यहाँ पर जो बड़े भाई साहब है ना, वो पाठ्यक्रम की मुश्किलें गिना रहे हैं। किसको? छोटे भाई को बड़े भाई साहब यहाँ पर पाठ्यक्रम की मुश्किलें गिनाते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या मुश्किलें थी। बड़े भाई साहब बोले मेरे फेल होने पर मत जाओ। बड़े भाई साहब ने क्या कहा? अरे भैया मेरे फेल होने पर मत जाओ, मैं फेल हो गया कोई बात नहीं, मेरे फेल होने पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें
तुम मेरी कक्षा में जब तुम पहुंचोगे ना, जब मेरे दर्जे में तुम आओगे, मेरी क्लास में जब तुम आओगे, तो तब दांतों पसीना आ जाएगा। तुम्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत तुम्हें यहाँ पर करनी पड़ेगी। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। अंग्रेजों का इतिहास पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने बताया, देखो 8 तो हेनरी हुए हैं, दर्जनों क्या हुए हैं, जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम हुए हैं, कोड़ियों चार्ल्स हुए हैं। इन सब के किस्से याद करते करते तुम्हें क्या हो जाएंगे, चक्कर आने लग जाएंगे। ऐसा कौन कहता है? ऐसा बड़ा भाई कहता है। किससे कहता है? अपने छोटे भाई से ये सारी बातें वो यहाँ पर बताता है। ज्योमेट्री बनाने वाले व्यर्थ छात्रों का खून पीते हैं, ऐसा कहता है बड़ा भाई। किससे? छोटे भाई से कहता है। अरे अ ब ज लिखो, उसकी जगह अ ज ब लिख दिया तो कौन सा क्या बिगड़ गया भाई? अरे क्या हो गया? परंतु नहीं, इसे रटंत का नाम ही आज जो है ना शिक्षा बना करके छोड़ दिया है। ऐसा बड़ा भाई जो है छोटे भाई को बताता है। अरे गिराने पर छात्रों का क्या वास्ता है भैया, परंतु परीक्षा में ये सारी खुरापात हमें करनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं, और ये ऐसा ही होता है। इसलिए तुम्हें जो है अपने इस दर्जे में तुम पहले स्थान पर आ गए हो, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, मेहनत के साथ आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर तुम्हारे अंधे के हाथ बटेर लग गया भैया, हो सकता है अगले दर्जे में तुम्हें पास हो ही नहीं। देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जब मेरे दर्जे में पहुंचोगे तो। ऐसा कौन कहता है? बड़ा भाई कहता है ऐसा छोटे भाई से। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है कि अब बताइए, समय की पाबंदी के ऊपर निबंध लिखवा रहे हैं साहब, और 4 पन्नों में लिखवा रहे हैं निबंध को। बड़ा भाई साहब ऐसी बातें कह रहा है उससे, किससे? छोटे भाई से, कि समय के पाबंदी के ऊपर निबंध भी लिखवा रहे हैं और 4 पन्नों में भी लिखवा रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं। अरे भैया, तुम समय के पाबंदी तुम कर रहे हो और 4 पन्ने लिखा रहे हो, तो समय की पाबंदी समय की बर्बादी है। तुम तो फिर 200 पन्ने लिखाओगे, और संक्षेप में और करे हो, 4 पन्नों संक्षेप में लिखे, 4 पन्ने तुम्हें संक्षेप में लग रहे हैं। ऐसा वो वहां पर माना जा रहा है, ऐसा वहां पर लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, पूछो ये हिमाकत है कि नहीं है? जो बात एक ही वाक्य में कही जा सकती है, इतने पन्ने क्यों खराब किए जा रहे हैं? ऐसा बड़ा भाई यहां पर नसीहत देता है, ऐसा बड़ा भाई यहां पर बोलता है। ये छात्रों की सरासर अत्याचार है, ये 7 छात्रों के ऊपर सरासर क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। अरे संक्षेप में कह रहे हो तुम इसको, 200 पन्ने लिखा लोगे फिर तो तुम, जब 4 पन्ने तुम संक्षेप में बता रहे हो। तो ऐसा कहता है कौन? बड़ा भाई। ठीक है, वरना शायद वो तो 100-200 पन्ने लिखाते। कितने पन्ने लिखाते? 100-200 पन्ने लिखाते। अध्यापकों को जरा भी तमीज नहीं है, और लाला मेरे दर्जे में आओगे ना तो सारे तुम्हें ये पापड़ पेलने ही पड़ेंगे, ऐसा करना ही पड़ेगा, और ऐसा करना ही पड़ता है। तो इतनी सारी मुसीबतें हैं मेरे दर्जे में आओगे तो, इसलिए मैं फेल हो जाता हूँ। कहने का मतलब यही है, इसलिए मैं क्या हो जाता हूँ? फेल हो जाता हूँ। ऐसा बड़ा भाई यहाँ पर मानता है। बड़े भाई साहब के तिरस्कार वचन सुनकर के लेखक भोजन भी उनको क्या हो गया? बेस्वाद सा लगने लगा। अरे बड़े भाई साहब की इतनी सारी बातें सुन करके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनको जो भोजन वो कर रहा था, जो खाना वो खा रहा था, वो भी अब उसे स्वाद उसमें खत्म हो गया था, बेस्वाद सा लग रहा था वो उसे। ठीक है, वह ऊंचे दर्जे के पढ़ाई का भयंकर चित्र जो उन्होंने खींचा है, उससे वो भयभीत हो गए थे, परंतु फिर भी उसकी रुचि और पुस्तकों की, अब वो चोरी चोरी खेलने जाने लगा। यानी कि उनकी रुचि पुस्तकों में नहीं थी। बड़े भाई साहब के डर से जो है यहाँ पर राइटर जो है चोरी चोरी यानी कि धीरे धीरे जाता था, बेचारा खेल करके वापस आ जाता था। इतना भयंकर रोब था किसका? बड़े भाई साहब का। बड़े भाई साहब बहुत ही खतरनाक थे, मतलब हमेशा डांटते 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 रहते थे। किसको? छोटे भाई राइटर को। फिर यहाँ पर बताया गया है अगले साल बड़े भाई साहब फिर क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। देखो क्या समझाया गया है, अगले साल की बात है। अगले साल बड़ा भाई फिर से क्या हो गया? फेल हो गया, जबकि लेखक दर्जे में वापस से क्या आ जाता है? प्रथम स्थान पर आ जाता है। खेलते हुए भी राइटर यहाँ पर पहले स्थान पर आ जाता है। बड़े भाई साहब इस बार दिन रात मेहनत की थी। बड़े भाई साहब ने एक एक शब्द वो चाट गए थे, एक एक शब्द वो पढ़ गए थे, फिर वे फेल हो गया, और परिणाम सुन करके वो क्या हो गए? रो पड़े थे। उनको दुख हुआ था, एक एक शब्द उन्होंने पढ़ लिया था। लेखक भी रो पड़ा, उसे भाई पर दया आने लगी। अब दोनों में बस एक ही कक्षा का अंतर बच गया, दोनों में एक ही कक्षा का अंतर यहाँ पर रह जाता है।
है। लेखक के मन में विचार आया कि कहीं बड़ा भाई अगले साल भी अगर फेल हो जाएगा तो फिर तो मैं इसके बराबरी पे आ जाऊंगा, दोनों एक ही दर्जे में आ जाएंगे। फिर ये कहा कि मेरी फजीयत करेगा, फिर मेरी ये कोई भी फजीयत करने वाले नहीं है, फिर मैं इनसे डरने वाला भी नहीं हूं। ऐसा लालच जो है लेखक के अंदर आ जाता है अपने बड़े भाई के प्रति। फेल होने के बाद बड़ा भाई नरम पड़ गया, उसे समझ आ गया कि अब उसका लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा है। बड़ा भाई अपने मन में ये बात सोच लेता है। लेखक की स्वच्छंदता क्या होने लगी, बढ़ने लगी, यानी कि जो लेखक है वो स्वच्छंद होने लगा, अर्थात स्वतंत्र रूप से वो जाने लगा, आने लगा। और अब उसे कनकोए यहाँ पतंग के लिए कनकोए उड़ाने का शौक लग गया था। वह पूरा दिन पतंगबाजी में ही खेल में लगाया करता था। हाँ, वो ये बराबर ध्यान रखता था कि कहीं कहीं उसका भाई उसे देख न ले। वो उनका अदब का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सम्मान वो पूरा बनाए रखता था। उनकी अदब थोड़ी सी वो करता था, उनसे थोड़ा सा वो डरता था। यहाँ पर ये बताया गया है भाई, वो थोड़ा सा डरता था उनसे, ऐसा माना गया है। तो ये बात अच्छे से याद रखेंगे कि अब वो बराबर वाली बात कौन सोच रहा है, लेखक सोच रहा है एक बार और फेल हो जाएंगे। उसको लालच आ गया था ऐसा, क्यों? क्योंकि वो डरता था यार बेचारा, उसे लगता था कि बराबर अगर आ जाएंगे तो ये डांटने का अधिकार इनका नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर बड़े भाई साहब मानने वाले कहाँ थे, बड़े भाई साहब सोचने वाले कहाँ थे? देखिए आगे पढ़ते हैं और अगला आता है, पतंग लूटते हुए पकड़े जाना। क्या बताया गया है इसमें बताया गया है पतंग लूटते हुए पकड़े जाना। एक संध्या थी, संध्या का समय था। लेखक हॉस्टल से दूर कनकोवा जो यहाँ पतंग के लिए कहा गया है, कनकोवा जो शब्द है यहाँ पर पतंग के लिए आया है। ठीक है, आगे देखो, दौड़ा जा रहा था और आंखें आसमान पर थी, बालकों की सेना झाड़ूदार बांस लग्गी बेतहासा दौड़ी जा रही थी। जो बच्चे होते हैं पतंग को लूटने के लिए जब जाते हैं, उनको कोई पता नहीं होता नीचे क्या है क्या नहीं है, केवल उनको वो 1 रुपए की जो पतंग है वही नजर आती है और उसी को लूटने के लिए वो चले जाते हैं। उनके लिए सब कुछ फिर वो पतंग है, नीचे उन्हें कोई मतलब नहीं है। दौड़े जाते हैं। ये बचपन भी कुछ ऐसा ही होता है, बस उसे लूटने के लिए ही उनका कार्य होता है। आगे देखते हैं, सहसा बड़े भाई से लेखक को देख लिया। उसे लेखक का हाथ क्या है, बड़े भाई ने अचानक ही उस राइटर को देख लिया और अचानक ही जाकर के छोटे भाई का हाथ, लेखक का हाथ जो है बड़े भाई साहब ने पकड़ लिया। बोले, इन बाजारी लोंडो मतलब उन बच्चों के साथ धेले का कनकोवा, कुछ चंद रुपयों का कनकोवा यानी कि पतंग लूटते तुम्हें शर्म नहीं आती? 8वीं क्लास में पढ़ते हो, कुछ जो कुछ है अपनी पोजीशन का तो तुम क्या करो, ख्याल करो भैया। एक ज़माना था जब 8वीं पास लोग जो है नायब तहसीलदार बन जाया करते थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट बन जाया करते थे, सुप्रिटेंडेंट बन जाया करते थे। आजकल कितने ही मिडलची अखबारों के संपादक बन जाया करते थे और तुम इनके साथ कनकोए लूट रहे हो, तुम इनके साथ ऐसा काम कर रहे हो। ऐसा काम मत करो भाई। अब तुम अच्छे घर के हो, अच्छे घर के रहो। माना कि तुम जहीन हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, महान हो, कल को ये भी अगर हो सकता है कि तुम मेरी जमात में आ जाओ या फिर मुझसे आगे भी निकल जाओ, फिर भी न समझा कि मुझे तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है। फिर भी तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मैं अनुभव में तुमसे बड़ा हूँ और मैं तुमसे बड़ा हूँ, हमेशा मैं तुमसे बड़ा ही रहूँगा। ज़माना इसे नकार नहीं सकता। चाहे तुम मेरे दर्जे में आ जाओ और चाहे मेरे दर्जे से आगे के दर्जे में भी निकल जाओ, लेकिन अनुभव और जो मैं बड़ा हूँ तुमसे वो हमेशा बड़ा ही रहूँगा। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। आगे है तजुर्बे का जो यहाँ पर तर्क दिया गया है वो क्या है। भाई बोला, मैं तुम्हें 5 साल बड़ा हूँ, मैं तुम्हें तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकता। तुम चाहे एमए या फिर डिफिल और या डिलीट क्यों ना हो जाओ, फिर समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारे दादा और अम्मा कोई अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी हमें पढ़े लिखों का समझाने का हक है, उनको हक है। भगवान न करे मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारे हाथ पांव फूल जाए, तुम दादा का तार करने के लिए सिवा और कुछ करोगे क्या?
परंतु तुम्हारी जगह दादा हो तो बिल्कुल न घबराएं, वे खुद मरहज पहचान कर इलाज कर लेंगे या फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। हम तुम महीने भर खर्च हिसाब किताब कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पर किसके द्वारा कही जाती हैं? ये सारी की सारी बातें जो है राइटर के द्वारा यहाँ पर बताई जाती हैं। ये तजुर्बे का तर्क जो है ये यहाँ पर राइटर उसको देता है। वो कहता है कि 1000 से भी अधिक पैसे कमाता है किंतु उसका घर खर्च उसकी माँ ही चलाती है। क्यों? क्योंकि उसे उसका तजुर्बा नहीं है। तो इस पैराग्राफ में जो बातें कही गई है वो तजुर्बे की ओर कही गई है, तजुर्बे के अनुसार कही गई है। ये पैराग्राफ भी बहुत ज़बरदस्त पैराग्राफ है। तो यहाँ पर लेखक को बड़े भाई की ये नई युक्ति बहुत अच्छी लगी। वो उसके सामने झुक गए और सचमुच लघुता की बात उनके अनुभव वहाँ पर उनके अंदर प्रतीत होती है और उन्होंने अपने से कहने का पूरा अधिकार अपने भाई को दे दिया और राइटर जो है अपने भाई के गले लग जाता है। छोटे भाई को जो है उन्होंने अपने गले से लगा लिया और बोला, मैं कनकोए उड़ाने को मना नहीं करता हूँ, मेरा भी जी ललचाता है, पर क्या करूँ, खुद बेरहा चलूँगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। ऐसा यहाँ पर बड़े भाई साहब किससे कहते हैं? छोटे भाई से कहते हैं। अगर मैं तुम्हें राह नहीं दिखाऊंगा, मैं बेराह में चलूंगा, तो फिर तुम कौन से राह पे चलोगे? तुम भी मेरे ही पद चिन्हों पे चलोगे और मेरे रास्ते पे चलोगे। मैं बिगड़ूंगा तो तुम भी बिगड़ जाओगे। इसलिए मुझे अपने अच्छे रास्ते की ओर मुझे चलना है, तुम्हें भी अच्छे रास्ते की ओर चलाना है। इसलिए तुम मेरा अनुसरण करोगे। जब मेरा अनुसरण करोगे तो मैं खराब तो तुम भी क्या हो जाओगे? खराब हो जाओगे, तुम भी बेकार हो जाओगे। ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं अपने अनुभव से तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूँ, चाहे पढ़ने में मैं तुमसे पीछे क्यों न रह जाऊं। कनकोहा ऊपर से गुजरा, बड़े भाई साहब ने लपक करके उसे क्या हो गया? पकड़ लिया। कनकोहा मतलब पतंग वाली बात है। वो बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ा, लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इस तरह से ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये स्टोरी बहुत कुछ ज्ञान देती है हमें और हमसे कहती है कि कभी भी अनुभव जो है वो छोटे से हार नहीं सकता। यहाँ पर ये बताया गया है। इसलिए पढ़ाई अलग चीज़ हो जाती है लेकिन अनुभव यहाँ पर अलग हो जाता है। बड़े भाई साहब यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि जो मैं बड़ा हूँ वो हमेशा मैं तुमसे बड़ा ही रहूँगा। चाहे तुम मेरे दर्जे में, चाहे मेरी कक्षा में क्यों न आ जाओ, चाहे मेरे से बड़े तुम क्यों न हो जाओ, किसमें? क्लास के अंदर, यानी कि मेरे दर्जे से तुम आगे के दर्जे में क्यों न चले जाओ, लेकिन जो मेरा अनुभव है वो तुमसे हमेशा ज़्यादा रहेगा। और ये जो चैप्टर है बड़े भाई साहब की जो राइटर का नाम है वो प्रेमचंद है। और मुंशी प्रेमचंद जो है बहुत बड़े राइटर रहे हैं। उनके द्वारा कहानियाँ, उनके द्वारा जो भी बातें थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पर पढ़ी है। और आज हमने इस चैप्टर का सार पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम एक एक पैराग्राफ को देखेंगे और उन पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।